दोस्तों, जब भी देश की सुरक्षा की बात होती है तो हमारे दिमाग में पहला ख्याल आता है इंडियन आर्मी का, और आना भी चाहिए। लेकिन क्या आपको पता है कि कुछ ऐसे भारतीय जासूस जिन्होंने देश के लिए अपनी जान तक दे दी और पकड़े जाने पर उनकी लाश तक नसीब नहीं हुई। कुछ ऐसी ही भारत की इंटेलिजेंस एजेंसी है रॉ के बारे में आपने कहीं ना कहीं ज़रूर सुना होगा, चाहे आपने टाइगर जिंदा है मूवी में या फिर कहीं न्यूज़पेपर में, लेकिन आपने इसके बारे में कहीं ना कहीं ज़रूर सुना होगा। लेकिन रॉ के वो एजेंट्स जिन्होंने देश के लिए अपनी ज़िंदगी दांव पर लगा दी, उनके बारे में बहुत ही कम लोग जानते होंगे। आज की इस वीडियो में हम रॉ के इन्हीं कारनामों के बारे में बताने वाले हैं जिन्होंने पाकिस्तान और दूसरे देशों को दांते तले उंगलियां दबाने पर मजबूर कर दिया। ये पूरी कहानी जानने के लिए बने रहिए वीडियो के अंत तक। रॉ के कारनामों को जानने से पहले ये जान लेते हैं कि आखिर ये रॉ है क्या और इसका गठन कब और क्यों किया गया। ये बात है 1968 की। तब भारत में 1962 में भारत चीन युद्ध और 1965 के भारत पाक युद्ध देखा गया और स्थिति बहुत खराब थी। उस वक्त देश के खिलाफ और देश के बाहर होने वाली एक्टिविटीज़ को ट्रेस करने और संभालने का काम आईबी यानी इंटेलिजेंस ब्यूरो का था। लेकिन दोनों ही जगहों की सिचुएशन आईबी ठीक से हैंडल नहीं कर पा रही थी, जिसके परिणाम स्वरूप इन दोनों देशों के युद्ध का सामना करना पड़ा। अब भारत को ज़रूरत थी एक ऐसे ऑर्गेनाइजेशन की जो देश को इन सारी घटनाओं के लिए पहले से ही आगाह कर दे। तब भारत की तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने 21 सितंबर 1968 को 2 करोड़ के बजट के साथ रॉ की स्थापना की, जिसका काम लगभग अमेरिकी इंटेलिजेंस एजेंसी CIA की तरह ही था। रॉ यानी रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, जिसका काम है देश के विरुद्ध होने वाली गतिविधियों का पता लगाना और उन्हें रोकना। जब 1968 में रॉ का ब्लूप्रिंट तैयार किया गया, तब इंटेलिजेंस ब्यूरो के डिप्यूटी डायरेक्टर रामेश्वर नाथ काव थे, जिन्हें आज दुनिया के टॉप 5 इंटेलिजेंस ऑफिसर में गिना जाता है। अब आपके जहन में एक सवाल जरूर उठ रहा होगा कि आखिर रॉ के एजेंट्स का सिलेक्शन कैसे होता है। आपको बता दें, इसे आज भी भारत की सरकारी संस्था में नहीं गिना जाता। इसे आज भी एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन माना जाता है। शुरुआत में तो ये अपने एजेंट्स के तौर पर इंडियन आर्मी और पुलिस विभाग के सबसे तेज और होशियार जवानों को चुनते थे, लेकिन आज यूनिवर्सिटीज से भी सिलेक्शन किया जाता है और उन लोगों पर ज़्यादा फोकस किया जाता है जो किसी स्पोर्ट में अच्छे हैं या फिर जिन्हें उर्दू, अरबी और चीनी या अफ़गानी भाषा अच्छे से बोलनी आती हो। और क्या आपको पता है, जब भी रॉ के एजेंट आपस में बात करते हैं और उन्हें कभी रॉ शब्द का इस्तेमाल करना पड़ता है तो वो आपसी बातचीत में कभी भी इस शब्द का यूज नहीं करते। इसके बजाय RNW कहते हैं, ना कि रॉ। शायद इसकी वजह ये भी हो सकती है कि रॉ का मतलब अधूरा या कच्चा होता है, जो कि एक निगेटिव इमेज रिप्रेजेंट करता है। अब रॉ के बारे में इतनी बातें जान ली है तो अब बारी है रॉ के उन कारनामों को जानने की जिन्होंने दुनिया को रॉ का लोहा मनवाने के लिए मजबूर कर दिया। जब बात रॉ की आती है तो ISI को रॉ कैसे छोड़ सकता है। ISI, जिसे हम एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के तौर पर जानते हैं, लेकिन पाकिस्तान के लिए उनकी एक खुफिया एजेंसी है। पाकिस्तान की नापाक चालों से हम सभी अच्छे से वाकिफ़ हैं, पर क्या आपको पता है कि ये जो पाकिस्तान आजकल परमाणु हमलों की धमकियां देता रहता है, उसके इस प्लान की धज्जियां रॉ एजेंट्स पहले ही उड़ा चुके थे। लेकिन उस वक्त के हमारे तत्कालीन प्रधानमंत्री के कारण ये सारा प्लान फेल हो गया। आइए बताते हैं आपको ये पूरी घटना। पाकिस्तान जब कठुआ नाम की जगह पे अपना परमाणु संयंत्र तैयार कर रहा था, तब इसकी भनक किसी को नहीं थी। लेकिन हमारे रॉ एजेंट से कुछ भी छुपाना इम्पॉसिबल है। कठुआ में पाकिस्तान के परमाणु संयंत्र तैयार होने की पहली खबर रॉ के एजेंट्स ने ही दी थी। जैसा कि आपको पता ही है, पाकिस्तान को भारत फुटे आंख नहीं सुहाता, तो वो भी कोई गिरी हुई हरकत हमारे देश को तबाह करने के लिए कर सकता था। इसलिए हमारे एजेंट्स पाकिस्तान में उन लोगों के बीच रहकर अपनी जान जोखिम में डालकर इंफॉर्मेशन गैदर करते थे। जब वहाँ के एजेंट्स को पता लगा कि पाक कुछ बड़ा कर रहा है, तब उन्होंने रिसर्च करनी शुरू की तो पता लगा कि कठुआ में साइंटिस्ट कुछ अलग तरह का रिसर्च कर रहे हैं। तब उन्होंने इन साइंटिस्ट का पीछा करना शुरू किया
और उनके रोजमर्रा की जिंदगी में शामिल हो गए। जिसके बाद जब एक दिन उनमें से एक साइंटिस्ट नाई की दुकान में हेयर कटिंग कराने गया तो हमारे एजेंट्स ने उस दुकान के फर्श से पाकिस्तानी साइंटिस्ट के बालों के सैंपल इकट्ठा कर लिए। उनको भारत लाकर जब परीक्षण किया गया तो पता चला कि उसमें रेडिएशंस के कुछ अंश मौजूद हैं, जो इस बात को साबित करते थे कि पाकिस्तान वेपन ग्रेड यूरेनियम या तो बना लिया है या फिर बनाने के बहुत करीब है। कहा जाता है कि रो के एक एजेंट्स को 1977 में ही पाकिस्तान के उस परमाणु संयंत्र का डिजाइन मिल गया था, लेकिन तत्कालीन प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई ने इस जानकारी को $10,000 में खरीदने की पेशकश को ठुकरा दिया था। बल्कि एक दिन पाकिस्तान के राष्ट्रपति जनरल जियाउल हक से फ़ोन पर बात करते समय उसको ये बता दिया कि भारत को पाकिस्तान के परमाणु संयंत्र के बारे में पता है। जिसके बाद कठुआ वाले इलाके में रो एजेंट्स की खोज शुरू हुई और कुछ एजेंट्स पकड़े भी गए। एक नेता के बड़बोलेपन के कारण इतना बड़ा हादसा हो गया, वरना पाकिस्तान के पास आज ऐसी कोई शक्ति नहीं होती कि वो भारत को धमका सके। लेकिन रो की ऐसी बहुत सी कहानियां हैं जो कि बाकी देशों की खुफिया एजेंसीज को बेचैन कर देती हैं। रो के एक पूर्व चीफ द काउज बॉयज ऑफ रो में लिखा है कि 1971 में रो को इस बात की पूरी जानकारी थी कि पाकिस्तान किस दिन भारत के ऊपर अटैक करने वाला है। 1971 का भारत पाक युद्ध कौन भूल सकता है, लेकिन शायद आपको पता नहीं होगा कि हमारे देश की जीत में रो ने कितनी बड़ी भूमिका निभाई थी। 80 के दशक में रो के चीफ रहे आनंद कुमार वर्मा ने एक न्यूज चैनल से बात करते हुए कहा था, उस समय हमें यह इंफॉर्मेशन मिल चुकी थी कि इस डेट को पाकिस्तान इंडिया के ऊपर अटैक करने वाला है। यह इंफॉर्मेशन वायरलेस के जरिए आई थी, जिसे डिकोड करने में थोड़ी सी गलती हो गई और जो सूचना हमें मिली उसके हिसाब से हमला 1 दिसंबर को होने वाला था। इसके बाद इंडियन एयरफोर्स को वार्न कर दिया गया और लोग हाई अलर्ट पर चले गए। लेकिन जब अटैक 2 दिसंबर तक नहीं हुआ तो वायुसेना के चीफ ने रामेश्वर काव से कहा कि आपके इंफॉर्मेशन में कितना दम है। इस तरह से ज़्यादा दिन तक एयरफोर्स को हाई अलर्ट पर नहीं रख सकते हैं। तब रो चीफ ने उनसे ये कहा कि आप एक दिन और रुक जाइए और एयर चीफ मार्शल पीसी लाल उनकी बात मान गए। जब 3 दिसंबर को पाकिस्तान ने हवाई हमला शुरू किया तो भारतीय वायुसेना पूरी तरह से तैयार थी, जिसकी वजह से हमारी सेना और देश को सुरक्षित रखा जा सका। ऐसे बहुत से मौके आए जब रो ने देश के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और उसे क्रेडिट तक नहीं दिया गया। ये बिना यूनिफॉर्म वाले हीरो हमेशा अपनी जान पर खेलकर देश की रक्षा की। तो दोस्तों, आज की ये वीडियो रो के हीरोज को समर्पित है।